दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बाइजेंटियम, जिसको लिखा है W.B. इट्स ने। दोस्तों इसमें जो कुछ की फैक्ट्स है पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। ये जो पोएम है वो लिखा गया था 1930 में, और ये पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम की सिस्टर पोएम है। यानी कि जो पोएम बाइजेंटियम जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम का एक पार्ट है। ये जो पोएम है ये 4 साल बाद लिखा गया था सेलिंग टू बाइजेंटियम के बाद। और इसका जो व्यू है वो है बाइजेंटियम के आर्ट को प्रमोट करना या फिर उसका नॉलेज लेना। और दोस्तों एक और चीज की, ये जो पोएम है इसमें इट्स ने बहुत ज्यादा सिंबल का यूज किया है। चलिए पोएम को शुरू करते हैं। द अनपर्क्ड इमेज ऑफ डे रिड्यूस। दोस्तों इस पहला लाइन में इट्स ये बताना चाहते हैं कि जो इमेज है, यानी कि जो दिन का जो इमेज है, अनपर्क्ड इमेज, वो रिड्यूस होने वाला है, यानी कि वो घट रहा है। द इम्परर ड्रंक एंड सोलिडरी आर अबेड। और जो राजा के जो सैनिक हैं वो दारू पीकर यानी कि शराब पीकर बेड पर चले गए हैं, यानी कि अपने फर्ज से वो पीछे हट गए हैं। उनका काम है देश को प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। नाइट रेजोनेंस रिड्यूसेस। जो रात की आवाजें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी हैं। नाइट वॉकर्स सॉन्ग। और जो प्रोस्टिट्यूट होती है, यानी कि नाइट वॉकर्स का मतलब प्रोस्टिट्यूट, उनकी जो सॉन्ग्स है वो भी धीरे धीरे घटने लगी है। आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल गॉन। और ये कब हुआ है? जब चर्च का जो घंटा है वो बजा है। और स्टारलिट और अ मूनलिट डोमेन डिसेंस। दोस्तों इस लाइन में जो पोएट है वो ये बताना चाहते हैं कि जो चर्च का जो जो ऊपर वाला भाग होता है, यानी कि गुंबद जिस पे प्लस का साइन बना होता है, उसके ऊपर मून की लाइट आ चुकी है। ऑल दैट मैन इज ऑल मेयर कॉम्प्लेक्सिटीज। दोस्तों ये दो लाइन में इट्स ये बताना चाहते हैं कि जो आदमी की डिफिकल्टीज है, जो ह्यूमन की डिफिकल्टी है, वो एक ही चीज के कारण होती है। और वो कौन सा चीज है वो फाइनल लाइन में बताते हैं। द फ्यूरी एंड द मायर ऑफ ह्यूमन वेन्स। यानी कि गुस्सा, जो एक इंसान के अंदर गुस्सा है, वही सारे के सारे जो ह्यूमन की कॉम्प्लेक्सिटीज है, यानी कि जो ट्रबल है, उसका जड़ है। बिफोर मी फ्लोट्स एन इमेज मैन और सेट। दोस्तों इस लाइन में जो पोएट है वो ये बोलते हैं कि अचानक मेरे सामने एक ऐसा इमेज आता है जो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो मैन है या फिर शेड है, यानी कि परछाई है। शेड मोर देन मैन। यानी कि पोएट ये बोलते हैं कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो आदमी से ज़्यादा शेड है, परछाई है। मोर इमेज देन शेड। और जब पोएट उसको और डीपली देखता है तो उसको ये पता चलता है कि ये परछाई से ज़्यादा एक इमेज है। फॉर हैड बॉबिन बॉन्ड इन ममी क्लॉथ। दोस्तों यहाँ पर हैड्स का मतलब होता है किंग ऑफ डेथ। जो मृत्यु के राजा हैं उनको हम लोग हेड्स बोलते हैं। तो इसमें जो पोएट है वो ये बताते हैं कि वो एक हेड्स को देखते हैं, यानी कि किंग ऑफ डेड को देखते हैं। और वो कैसा है? बॉन्ड इन मम्मी क्लॉथ। वो मम्मी क्लॉथ में बांधा हुआ है। दोस्तों मम्मी क्लॉथ एक पर आपने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको गूगल कर सकते हो, या फिर अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हो कि आप खड़े हो और आपके चारों बगल बैंडेज पट्टी बांधा हुआ है एकदम बिल्कुल, यानी कि आपका कोई एक पार्ट भी उस बैंडेज से अछूता नहीं है। मे अनविंड द वाइंडिंग पाथ। और जब वो चलता है तो जो पाथ है, यानी कि जो रास्ता है, वो बिल्कुल हवा रहित हो जाता है, यानी कि उसमें हवा नहीं होता है। ए माउथ दैट हैज नो मॉइस्चर नो ब्रेथ। और जब पोएट उसको बहुत क्लोजली देखते हैं, जब ध्यान से देखते हैं, तो उनको क्या दिखता है कि वो जो मम्मी में लिपटा हुआ जो हेड्स है, यानी कि जो गॉड ऑफ डेथ है, उसके जो माउथ है उसमें ना तो कोई नमी है और ना ही कोई सांस है। ब्रेथलेस माउथ में सुमन। और वो देखने में एक सुमन जैसा लगता है। सुमन दोस्तों एक रेड कलर का फेस होता है।
आई हेल द सुपर ह्यूमन। और पोएट इसमें ये बताते हैं कि वो जो फिगर है वो एक तरह से सुपरमैन की तरह दिखता है। आई कॉल इट डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ। दोस्तों इस लाइन में पोएट बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि लोगों को ये लगता है कि जो मृत्यु होती है वहाँ जिंदगी खत्म हो जाती है, यानी कि डेथ इन लाइफ। लेकिन वास्तविकता क्या है, यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी के दृष्टि से देखो तो मृत्यु के बाद जो हमारा शरीर है वो तो खत्म होता है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो एक नए लाइफ की ओर अग्रसर होती है, यानी कि वो एक नए लाइफ में जाकर जुड़ जाती है। तो मरने के बाद हमारा दूसरा जन्म होता है। बेसिकली इस लाइन में जो पोएट है वो यही बताना चाहते हैं। मिराकल, बर्ड और गोल्डन हैंडीवर्क। दोस्तों इस लाइन में पोएम फिर से एक अजीबोगरीब चीज़ देखते हैं, यानी कि सिंबलिज्म। इसमें बहुत सारा सिंबल यूज हुआ है। तो उसमें वो एक बर्ड देखते हैं जो कि गोल्ड है, यानी कि गोल्ड का बना हुआ है। मोर मिराकल देन बर्ड और हैंडीवर्क। यानी कि इस लाइन में वो ये बोलते हैं कि ये एक बिल्कुल अद्भुत चीज़ है, यानी कि जब वो बहुत क्लोजली उसको देखते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। ये जो बर्ड है वो इतना ज़्यादा परफेक्टली बनाया गया है कि कोई भी हाथ से इतना ज़्यादा सुंदर बर्ड नहीं बना सकता है। प्लांटेड ऑन द स्टारलिट गोल्डन बो। और वो जो पक्षी है वो एक पेड़ की जो शाखा होती है उस पर रखा हुआ है। कैन लाइक द कॉक्स हेड्स क्रो। और वो जो हेड्स हैं, यानी कि जो गॉड ऑफ डेथ है, वो उनके कॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो उनका सर है वो बिल्कुल क्रो की तरह है और वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और बाय द मून इम्बिटर्ड स्कॉर्न अलाउड। और जब चंद्रमा धीरे धीरे जब अपने लक्ष्य पर होती है, यानी कि जो एक्चुअली बोल सकते हो कि जो बीच समय होता है रात का, जब वहाँ पहुँचती है तो वो जो पक्षी है वो बहुत जोर से चिल्लाता है, इन गैलोरी ऑफ चेंजलेस मेटल। और उसका जो रंग है वो बिल्कुल नहीं बदलता है, यानी कि जब चांदनी का इफेक्ट उस बर्ड पे आता है तब भी वो नहीं बदलता। कॉमन बर्ड और पेटल। और वो जो बर्ड है, यानी कि जो हेड स्क्रो है, वो अपने आप को दूसरे पक्षी से सुपीरियर समझता है, यानी कि अपने आप को वो ऊपर समझता है। एंड ऑल कम्प्लेक्सिटीज ऑफ मायर और ब्लड। और वो जो पक्षी है वो न तो वो सारे के सारे ब्लड, यानी कि खून से या फ्लेश से, वो सारे की सारे इन चीज़ों से दूर है, यानी कि ये सारी चीज़ ब्लड और फ्लेश ये सारी चीज़ उसमें नहीं है। एट मिडनाइट ऑन द इम्परर पेमेंट फ्लिट। दोस्तों इस लाइन में पोएट ये बताते हैं कि अचानक आधी रात को जो इम्परर का जो पैलेस है उसमें आग लग जाता है। फ्लेम्स दैट नो फैगडेट फीड्स। और ये जो फ्लेम है, फीड्स फीड्स का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी। तो ये जो फ्लेम है वो कोई लकड़ी से नहीं लगा हुआ है। नॉर स्टील हैज लिट। और ना ही कोई स्टील के द्वारा ये आग लगा हुआ है। नॉर स्टॉर्म डिस्टर्ब्स। और ये जो आग है ये स्टॉर्म यानी कि आंधी से भी नहीं लगा हुआ है। फ्लेम्स बिगॉटन ऑफ फ्लेम। लेकिन तो फिर ये लगा कैसे? तो फ्लेम का मतलब होता है लपट, यानी कि जो आग की लपटें होती हैं। तो एक लपट के कारण जब आग जलती है तो आप देखते हो ना कि एक बार आग लगी तो उसकी जो लपट होती है उससे दूसरा जगह भी आग लग जाता है। तो इसी तरह से सेम चीज जो है वो राजा के महल में भी हुआ है कि आग से ही आग लग गई है। वेयर ब्लड बिगोटेन स्पिरिट कम। अब दोस्तों ये जो ब्लड बिगोटेन स्पिरिट है वो डायरेक्टली हेड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि डेथ ऑफ गॉड है उनको। इसमें वो इस लाइन में बेसिकली होता क्या है कि जो स्पिरिट होती हैं, जो लोग मर चुके हैं उनकी जो स्पिरिट होती है वो वापस आती है। एंड ऑल कम्प्लेक्सिटीज ऑफ फ्यूरी लीव। और उस साम्राज्य की जितनी भी
चिंताएं हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती है, डाइंग इनटू ए डांस। और वो जो स्पिरिट है उस चारों बगल, जो महल के चारों बगल आग लगा हुआ है, वो उनके चारों बगल डांस करते हैं। एंड एगोनी ऑफ ट्रेंस एंड एगोनी ऑफ फ्लेम दैट कैन नॉट सिंग असलीप। और वो जो आग है, वो जो लपट है, वो सिर्फ बुराई को ख़त्म करती है। वो किसी भी ह्यूमन को कोई भी हर्ट नहीं करती है और ना ही किसी को वो दूसरे के घर में आग लगने देती है। दोस्तों, ये एक बिल्कुल सिंबोलिज्म की चीज़ है कि जब जो बाइजेंटियम जो शहर है, वहाँ पर अगर कुछ बुरा होता भी है तो स्पिरिट आते हैं और उन बुरे चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। एस्ट्रेडल ऑन द डॉल्फिन ब्लड। दोस्तों, इस लाइन में पोएट ये बोलते हैं कि अब क्या होता है कि वो जो स्पिरिट जो पैलेस में आई हुई थी जो बुराई को ख़त्म करने के लिए, वो अब जाना चाहती है और उसके लिए डॉल्फिन आती है। वो डॉल्फिन पर बैठते हैं और वो बैथलम की तरफ जाते हैं। दोस्तों, बैथलम का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ नहीं है, लेकिन जब आप डीपली इसको देखोगे, इस पोएम में डीपली आप घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो स्पिरिट है वो कहाँ से आई हुई है, बैथलम से, जो कि एक होली सिटी है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो वो सारी की सारी जो स्पिरिट होती है वो वहीं से आती है, क्योंकि जो बुराई थी जो बेंथलम में, सॉरी, जो बाइजेंटियम में बुराई थी उनको ख़त्म करने के लिए अब वो जो स्पिरिट है वो धीरे धीरे डॉल्फिन पर चढ़ जाते हैं और वो वापस बेंथलम की ओर जाते हैं। द स्मिथीज ब्रेक द फ्लड। लेकिन जो राजा है अब उसको वो रोकना चाहते हैं, द गोल्डन स्मिथीज ऑफ द इम्परर। और वो राजा जो वहाँ के गोल्ड स्मिथ हैं उनको ये ऑर्डर देते हैं कि आप इनको रोको, मार्बल्स ऑफ डांसिंग फ्लोर। आप चाहे तो मार्बल्स का यूज करो या फिर किसी भी चीज़ का यूज करो, आप इनको रोको। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है यहाँ पे कि वो वास्तव में क्यों रोकना चाहते हैं, जब उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जो उनकी सिटी की जो दुर्गति हुई थी या फिर जो उनके साम्राज्य में बुराइयां थी उनको स्पिरिट ने ख़त्म कर दिया था, तो फिर वो रोकना क्यों चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो स्पिरिट हमेशा के लिए यहाँ पर रहे ताकि उनके साम्राज्य में कभी बुराई आए ही नहीं। ब्रेक बिटर फ्यूरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। सेम चीज़ कि जो उनके राज्य में बुराइयां हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। दोज इमेज दैट येट फ्रेश इमेज बी गेट। लेकिन वो जितना ज़्यादा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक करके जो स्पिरिट है वो धीरे धीरे जाती जा रही हैं। द डॉल्फिन टॉर्न दैट गॉन टॉर्मेंटेड सी। और वो जो डॉल्फिन है वो उन सारे स्पिरिट को अपने आप पर रख के और वो सी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर चली जाती हैं। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।